एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। लर्निंग चल रहा था, अब लर्निंग के आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने सीखने के नियम दिए थे और उन सीखने के नियमों को दो भागों में बांटा गया, सीखने के मुख्य नियम और सीखने के सहायक नियम या गौड़ नियम या द्वितीयक नियम। पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से आ सकता है, थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य फिलअप फिर सहायक नियम फिलअप दिए, यानी कि सीखने के कितने नियम दिए और सहायक नियम उसने कितने दिए। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए या सीखने के नियम किसने दिए। यही जो स्टेटमेंट है यही आपके 3 या 4 फॉर्मेट में आ सकता है। नेक्स्ट है सीखने के मुख्य नियम। जो थॉर्नडाइक है उसने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए। सबसे पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इस नियम में उन्होंने कहा कि सीखने वाला व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में सेटिस्फाइड होता है और किन किन परिस्थितियों में वो एनोनाइंस यानी कि उसमें खीज उत्पन्न होती है, चिढ़न उत्पन्न होती है, वो डिपेंड करता है उसके लर्निंग पर। अगर व्यक्ति कार्य करने को तैयार है और उसे कार्य करने को दें, उसे खुशी मिले तो सीख जाएगा। दूसरा, आप कोई व्यक्ति कार्य करने को तत्पर नहीं है, आप उसे काम ना दें तब उसे बहुत गुस्सा आता है। और थर्ड, व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं है परंतु आप उसे काम दे दें तभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये जो तत्परता का नियम है ये बता रहा है कि बालक जब तत्पर हो तब आप उसे कुछ भी सिखा सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटरेस्ट और उनके एप्टीट्यूड को समझे। पता चल जाएगा कि बच्चों में कितनी तत्परता है किसी चीज़ को सीखने के लिए और फिर उसी के अनुरूप अपने क्लास में शिक्षण करें। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। नाम से तो चल रहा है कि अभ्यास करना, यानी कि एक कोटेशन भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये जो नियम है अपने आप ही ये जो हेडिंग है ये बता रहा है कि आप जब किसी चीज़ का जितना अभ्यास करते हो तो वो आपको याद रह पाती है और जब आप अभ्यास करना छोड़ देते हो तो धीरे धीरे वो आप भूलते चले जाते हो। इसलिए जब हम किसी पाठ को बार बार दोहराते हैं, यहाँ रटने की वाली बात नहीं हो रही है, सिर्फ दोहराना, उसे समझना, तो आप उसे सीख जाओगे। और जब आप उसे नहीं दोहराओगे तो उस पाठ को आप भूल जाओगे। तो थॉर्नडाइक ने इस अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांट दिया था, लॉ ऑफ यूज़ और दूसरा लॉ ऑफ डिसयूज़। अगर हम बार बार दोहरा रहे हैं तो लॉ ऑफ यूज़, और उसे हम बार बार दोहराना बंद कर देते हैं, लॉ ऑफ डिसयूज़। इसलिए जो टीचर को ज़रूरी है कि क्लास में एक ही विषय को या एक ही पाठ को 2 या 3 बार दोहराए, समझाए, जल्दीबाजी ना करे किसी भी पाठ को पढ़ाने में। नेक्स्ट है इनका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इस नियम के अनुसार अगर आप पर किसी चीज़ का प्रभाव अच्छा पड़ता है या वो संतोषजनक होता है तो आप उसे जल्दी सीख लेते हैं, और किसी चीज़ का प्रभाव आप पर अच्छा नहीं पड़ता, आपको उससे इरिटेशन हो जाती है, तो आप उस क्रिया को करना छोड़ देते हैं। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में क्या है, अगर कोई भी हमने रेस्पॉन्स किया किसी भी स्टिमुलस के प्रति और उसका जो है रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिला तो आप क्या करोगे, उस काम को जल्दी सीख लोगे, उसका प्रभाव आप पे ज़्यादा अच्छा पड़ा है। और आपने कोई भी काम करा और उसका रिज़ल्ट आपको फ्रूटफुल नहीं मिला तो आपको उससे इरिटेशन हो जाएगी और उसका प्रभाव बेकार होगा और उस आप काम को नहीं करोगे। यूँ समझिए, अगर कोई बच्चा किसी मैथ में या हिंदी किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है और अच्छे नंबर लाता है, उसे हम रीइंफोर्समेंट दे दें, रिवॉर्ड दे दें, तो बच्चों को सेटिस्फेक्शन होगा, वो उस काम को जल्दी से करना सीख जाएगा, इनके उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा। दूसरा, अगर बच्चा नंबर कम लाता है, आप उसको दंड दे देते हो, तो क्या होगा, बच्चे प्रभाव गलत पड़ेगा और बच्चे पे जो प्रभाव गलत पड़ेगा तो फिर वो उस काम को सीखेगा ही नहीं। तो इसलिए थॉर्नडाइक ने इसे प्रभाव का नियम का, क्योंकि इस पर जो भी रिज़ल्ट है, जो भी आपकी रेस्पॉन्स है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बीच अगर हम रीइंफोर्समेंट देते हैं पॉजिटिव वाला, तो उससे स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बीच संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इस नियम को उन्होंने एक नाम और दिया था, संक्षेपित प्रभावित नियम, टर्निकेटेड लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इसलिए ज़रूरी है टीचर को कि कभी भी क्लास का वातावरण डरावना ना रखे, क्लास का माहौल
बहुत ही सौहार्दपूर्ण हो, और ताकि स्टूडेंट भी खुश रहें और अध्यापक भी उन्हें पढ़ाकर खुश रहे। तो बार बार बच्चों को, यानी कि इसमें क्या निकल कर आ रहा है कि दंड का प्रभाव बच्चों पर गलत पड़ता है और पुरस्कार का प्रभाव बच्चों पर अच्छा पड़ता है। तो ये सीखने के 3 मुख्य नियम हैं जो कि थॉर्नडाइक ने अपनी बुक में दिए थे, एनिमल इंटेलिजेंस बुक में दिए थे, और ये नियम आज भी एज इट इज़ ही हैं। नेक्स्ट आता है आपका सीखने के सहायक या गौड़ या द्वितीयक नियम। पेपर में कुछ भी आ सकता है कि सीखने के कितने सहायक नियम हैं, या सीखने के गौड़ नियम लिखिए या सीखने के द्वितीयक नियम लिखिए, तो किसी भी नाम से आपके आ सकता है। सबसे पहला है आपका बहु अनुक्रिया का नियम या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। इसका मतलब है जब आप कुछ सीख रहे होते हैं तो सीखने के लिए जब कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारी रेस्पॉन्स की जाएंगी, और जो रेस्पॉन्स आपकी प्रॉब्लम से जुड़ जाती है या आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है, उस चीज़ को आप सीख जाते हैं। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को या स्टिमुलस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाओं का करना, या यूँ कहें कि बहुत सारे उस प्रॉब्लम के लिए समाधान सोचना। मनोविज्ञान में समस्या को स्टिमुलस बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोग को। नेक्स्ट है मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। जो भी बच्चा सीखता है वो डिपेंड करता है, या जो भी हम टीचिंग करते हैं वो डिपेंड करती है कि जो जिसे सिखा रहे हैं उसका मेंटल सेट और उसका एटीट्यूड कैसा है। क्या वो कुछ भी सीखने के लिए तैयार है? अगर वो सीखने के लिए तैयार है तो आप जो भी चीज़ सिखाएंगे पॉजिटिव वे में वो सीख जाएगा, और अगर वो सीखने के तैयार नहीं है, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो आप किसी भी वे में सिखाइए वो बच्चा उसे नहीं सीखेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम पढ़ाना शुरू करें एक हम मेंटल पॉजिटिव सेट तैयार कर लें बच्चों के सामने, उन्हें एक ऐसा एटीट्यूड दें, ऐसा एनवायरनमेंट दें कि उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप हो सके, और जो उनकी इमोशनल टेंशन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है तत्व प्रबलता का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। जब हम कुछ भी सीख रहे होते हैं, बालक कुछ भी सीख रहा होता है, उसमें कुछ रेलिवेंट एलिमेंट होते हैं और कुछ इरेलीवेंट एलिमेंट होते हैं। तो इन दोनों का प्रभाव बच्चे पर अलग अलग पड़ता है। तो क्या ज़रूरी है, जो इरेलीवेंट एलिमेंट है उन्हें अलग कर दिया जाए और रेलिवेंट एलिमेंट्स को बच्चों को समझाया जाए। तो ये जब भी कोई टीचर पढ़ाए तो पढ़ाने से पहले जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है वो देख ले कि उसमें इरेलीवेंट एलिमेंट कौन से हैं और रेलिवेंट एलिमेंट कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग को करे। नेक्स्ट है अनुरूपता या सादृश्यता का नियम, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनालॉगी और सिमिलरिटी। यानी कि ये नियम क्या बताता है, जब कोई भी बालक या व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में वैसे ही रेस्पॉन्स करे जो उसने पहले अनुभव की थी, या यूँ कहें कि पहले सीखी गई अनुक्रिया को वर्तमान में कोई प्रॉब्लम हो जाए वो वही रेस्पॉन्स अपना ले, तो क्या होगा, उसका सीखने का ट्रांसफ़र होगा। डिपेंड ये करता है कि जो पहले प्रॉब्लम थी और जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उन दोनों में कितना जो है फैक्टर कॉमन है। तो अगर फैक्टर कॉमन ज़्यादा होंगे तो जो हमने पहले रेस्पॉन्स करी थी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, अगर नेक्स्ट में वही करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ाया जाता है क्लास में तो उसे पढ़ाने से पहले हम बच्चों को वो फैक्ट बता देंगे ताकि बालक पुराने जो फैक्ट हैं उन फैक्ट को नए फैक्टों से जोड़ पाए। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन ऐसी है कि बच्चे को हम सारे कॉन्सेप्ट जानता है लेकिन उनकी डिटेल नहीं जानता है, इसलिए बच्चे को हमें डिटेल को समझाना पड़ता है। तो जो टीचर है वो जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन घटनाओं के साथ वर्तमान घटनाओं को अगर जोड़ देता है, या कोई भी इन्वेंशन हो रही है पहले कैसी और अब कैसी उन्हें जोड़ दिया जाए, तो आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग या साचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इसका अनुसार क्या है कि कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है वो किसी एक नए स्टिमुलस के साथ उत्पन्न हो जाती है, और उस नए स्टिमुलस के साथ ही
व्यक्ति वही अनुक्रिया करता है जो पहले वाले स्टिमुलस के साथ कर रहा था, तो आपका वो एक एसोसिएशन हो जाता है। तो जो पावलोव ने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, उन्होंने यही दी थी और उन्होंने अपने उसको एक न्यूट्रल घंटी से जोड़ दिया था। न्यूट्रल जो उनका एक फैक्टर था, एलिमेंट था, उसके माध्यम से उन्होंने बाद में अपना नियम बताया कि अगर हम बाद में घंटी बजाते हैं तो कैसे जो उनका प्रयोग कुत्ते पर था, कुत्ते की घंटी आवाज़ सुनते ही लार आनी शुरू हो जाती है। अब आता है आपका सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत जो हैं आपके, वो आपके दो तरह के हैं। एक तो है आपका उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, और दूसरा टाइप है उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत, स्टिमुलस थ्योरी। सबसे पहले देख लेते हैं आपका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, या इसे बोलते हैं एसआर थ्योरी। इसका सिर्फ सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई भी स्टिमुलस व्यक्ति के सामने आता है तो वह उस प्रॉब्लम में स्टिमुलस के सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी रेस्पॉन्सेस करता है ताकि उसकी जो स्टिमुलस है उसका समाधान किसी भी अनुक्रिया से हो जाए। और जब एक सही अनुक्रिया के माध्यम से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या यूँ कहें स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है, तो उसे क्या देते हैं, सीखना। और ये जो सीखने का सिद्धांत था, ये दो तरह के थे। एक था पुनर्बल सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट सिद्धांत, और दूसरा था आपका अपुनर्बल सिद्धांत, नॉन रीइंफोर्समेंट सिद्धांत। रीइंफोर्समेंट सिद्धांत का मतलब क्या है कि जब हम व्यक्ति को जो सीख रहा होता है, सीखते समय वो उसको सही कर लेता है, उसे तुरंत रीइंफोर्समेंट दे दें, रिवार्ड दे दें, तो वो उसे तुरंत ही सीख लेगा। नॉन रीइंफोर्समेंट में था कि बच्चे को आपको जब भी कोई काम करता है तो उसे रीइंफोर्समेंट नहीं देना। रीइंफोर्समेंट के जो समर्थक थे वो थे आपके थॉर्नडाइक, स्किनर, पेवलव, हल और मिलर। ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, इस थॉर्नडाइक, स्किनर, पेवलव आपके सिलेबस में है, हल और मिलर नहीं है, ये आपके स्टैंडर्ड हैं, एमएड की क्लासेस के लिए हैं। इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की थी कि व्यक्ति जब भी कोई वर्क करेगा, कोई रेस्पॉन्स करेगा, तो उसे एक सही रेस्पॉन्स करने पर उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो इसके लिए थॉर्नडाइक ने आपका बिल्ली पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पर किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था, जो कि आप अपने सिलेबस में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपुनर्बल सिद्धांत। इसके थे आपके वॉटसन, गथरी और एस्ट्रस। ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये डिटेल बाद में। नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के बाद है आपका उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत। इसके दो पार्ट हैं, एक तो क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये जस्ट उसका उल्टा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का। उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत का मतलब ये है कि सीखने की परिस्थिति में बहुत सारी समस्याएं या स्टिमुलाई सामने आते हैं। अब जो भी व्यक्ति है वो जितने सारे उसके सामने स्टिमुलस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो उन सब के अर्थ को समझेगा और जो अलग अलग स्टिमुलस हैं उनको एक के बीच क्या रिलेशनशिप है उनका समझने की कोशिश करेगा। और जब वह स्टिमुलस के बीच संबंध समझ लेता है तो अब यानी कि जब वो पूरी समस्या के हर एस्पेक्ट्स को देख लेता है तो उसके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि उसके माइंड में एक मैप डेवलप हो जाता है कि ये सारी समस्याएं किस तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मैं इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए इसे कह दिया गया उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत। अब जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है उसके समर्थक है वर्दमाइर, कोहलर तथा कोफ्का, पियाजे और टॉलमैन। तो कोहलर, कोफ्का का थ्योरी और पियाजे की थ्योरी आपके सिलेबस में है, बाकी टॉलमैन की नहीं है। नेक्स्ट है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक। ये जो आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसके समर्थक है आपके ओसुबेल, ब्रूनर, बेंडुरा, बोल्स और बेंटा। ये जो ये हैं इनमें से आपसे कुछ पूछ सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के किसी दो समर्थक के बताइए या नाम दे देंगे। ये पूछेंगे क्या इनका सिद्धांत उद्दीपन उद्दीपन है या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको थॉर्नडाइक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट बताऊंगी।